और देखिए आप सभी की डिमांड पर मैंने अर्धवार्षिकांक का पीडीएफ तैयार कर दिया है, जिसमें जनवरी से लगाए जून तक के टोटल 1800 करंट अफेयर आपको मिलेंगे। तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं और पूरे 6 महीने के पीडीएफ को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं केवल 55 रुपये में। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें देखिए पूरे डिटेल में सारे करंट अफेयर को मैंने जो है इसमें कलेक्ट किया है, यानी कि आपका एक भी पॉइंट कोई भी छूटने वाला नहीं है। और 6 महीने का रिवीजन मतलब हो गया कि देखिए किसी भी परीक्षा में आजकल पिछले 6 महीनों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में जितने भी करंट अफेयर थे सब डिटेल में मैंने बताया इस वीडियो में पीडीएफ में। तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्या करेगा। देखिए आज है 2 जुलाई और आज के वीडियो में टोटल 16 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए खास बात यह है कि जो आपका जून महीने का मंथली करंट अफेयर था उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड हो गया है। साथ में इन दोनों वीडियो में जो है आपको जो फुल डिटेल वाली जो पीडीएफ है तो वो पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इन दोनों वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। आपको जो है मंथली करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और देखिए आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर 6 महीने का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पीडीएफ तैयार कर दीजिए। तो देखिए मैंने एक अर्धवार्षिकांक का पीडीएफ तैयार किया है, जिसमें आपको 1800 प्रश्न मिलेंगे टोटल 6 महीने के। और देखिए ये 600 मतलब 6 महीने के प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो देखिए आगामी किसी भी परीक्षा में आप सफलता आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मोस्टली एग्जाम में पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। बाकी एक और मेरा पीडीएफ है ईयरली करंट अफेयर का, तो 2021-22 के ईयरली पीडीएफ के नाम से वो पीडीएफ मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पे सारी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके जो चाहे वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस को अंग्रेजी में नेशनल डॉक्टर्स डे कहते हैं और ये 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और एक सवाल ये भी पूछा गया था एक बार कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आइए सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए 1 जुलाई को हमने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया और 2022 के लिए इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। और जो आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है इस दिन की स्थापना 1991 में की गई थी। और इस दिन जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय को याद किया जाता है। देखिए एग्जाम में ये भी पूछा गया कि विधान चंद्र राय कौन थे। तो ये जो है एक प्रमुख चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है। और विशेष बात यह है कि इनका जन्मदिन और पुण्यतिथि एक ही दिन है, यानी कि ये जो है 1 जुलाई को ही पैदा हुए थे और 1 जुलाई को इनका निधन हुआ था। और इनका जन्म हुआ था बिहार में 1882 में, 1 जुलाई को बिहार के पटना में। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा कि जो आपके डॉक्टर विधान चंद्र राय हैं इनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने एक रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है अभी हाल ही में डायमंड लीग में। नीरज चोपड़ा एक जैवलिन थ्रोवर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, सबको पता है, और ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं जैवलिन थ्रो में। देखिए जो आपके नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल जीता। और देखिए नीरज चोपड़ा ने इसी के साथ पिछले 15 दिनों में दूसरी बार अपना ही नेशनल रिकॉर्ड करके तोड़ करके जो है मेडल जीता है। और देखिए जो आपका डायमंड लीग था इसमें जो गोल्ड मेडल था ये जीता है ग्रेनेडियन एडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर दूर भाला फेंक कर। और देखिए नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये जो है 7 डायमंड लीग खेल चुके हैं, इसमें से 3 साल 2017 में और 4 2018 में इन्होंने खेला था। और ये जो है कभी डायमंड लीग में मेडल हासिल नहीं कर सके थे। ये 2 बार पदक से चूक कर चौथे नंबर पर थे, लेकिन इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। ठीक है। तो डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए नीरज चोपड़ा ने हाल ही में क्या जीता, सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। अगला कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। देखिए जो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर है इन्होंने रोड्रिगो दुतर्ते का स्थान लिया है इस पद पर, जिन्होंने अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। तो देखिए फिलीपींस के संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का जो है होता है। याद रखिएगा कि फिलीपींस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का। और अभी हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर बन गए हैं फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। देखिए फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा यहाँ की है फिलीपीनी पेसो। अगला है कि गेल यानी कि गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने।
तो देखिए जो आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके नए चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता बन गए हैं। और जो आपके संदीप गुप्ता हैं ये मनोज जैन का स्थान लेंगे इस पद पर। और जो आपके मनोज जैन थे देखिए ये 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है अगस्त के बाद सितंबर महीना आएगा, 1 सितंबर को संदीप गुप्ता अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। देखिए जो आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके सीईओ हैं श्री मनोज जैन। ठीक है, वर्तमान में तो अभी मनोज जैन ही हैं, बाद में कौन बन जाएंगे? संदीप कुमार गुप्ता। और जो आपका हेडक्वार्टर है गेल का, ये आपका नई दिल्ली में है। इसको 1984 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए जो आपके के वेणुगोपाल हैं, इनका जो कार्यकाल है ये 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और जो भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, ये अब 30 सितंबर तक, यानी कि 30 सितंबर 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। देखिए 30 जून को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन इनको 3 महीने का विस्तार हाल ही में मिल गया। देखिए अब सवाल ये उठता है कि अटॉर्नी जनरल होता क्या है। आज हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। तो देखिए जो भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है, ये केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष विधि अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में काम करता है। और ये सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का लीडरशिप करता है। देखिए भारत के महान्यायवादी के बारे में जो है अनुच्छेद 76 में बात की गई है। और आपको बता दूं अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ये चीज़ कितने लोगों को पता थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि अनुच्छेद 76 जो है ये महान्यायवादी से संबंधित है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। और देखिए जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लायक होता है, योग्य होता है, योग्यता रखता है, वही व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी के पद पर अपॉइंट किया जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा। ये सारी लाइनें देखिए, इतनी लाइनें अगर आप रट लेते हैं महान्यायवादी के बारे में, तो समझ लीजिए यूपीएससी तक का जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। अगला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस जो है या फिर सीए दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है? तो देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस को हम 1 जुलाई को हर साल मनाते हैं। और आपको बता दूं चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना के सम्मान में मनाया जाता है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन और देश का पहला राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है। और जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना के सम्मान में मनाता है। तो इसके बारे में ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसको 1 जुलाई 1949 को स्थापित किया गया था भारतीय संसद के द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत। और ये एक वैधानिक निकाय है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला कि चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? देखिए 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम जिनमें से आपका शामिल है रोलैंड गारोस ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसमें 80 मैच जीतने का रिकॉर्ड बना दिया है नोवाक जोकोविच ने। और इसी के साथ नोवाक जोकोविच दुनिया के पहले ऐसे टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीते हैं। देखिए नोवाक जोकोविच सर्बिया के एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने रोलैंड गारोस में जो है 85, ऑस्ट्रेलियन ओपन में 82, यूएस ओपन में 81 और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जो है 80 मैच जीते हैं। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम में जो है 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। और अगला प्रश्न है कि किस वित्त वर्ष तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की 100% जो है पैठ होने का अनुमान लगाया गया है? तो देखिए 2026-27 के वित्तीय वर्ष तक भारतीय बाजारों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की 100% पैठ होने का अनुमान लगाया गया है। और देखिए अभी हाल ही में नीति आयोग ने TIFC के साथ मिलकर जो है 28 जून को भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की पैठ का पूर्वानुमान शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की थी। और इस रिपोर्ट में आशावादी परिदृश्य में वित्त वर्ष 2026-27 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की जो 100% पैठ है इसका होने का अनुमान लगाया है। यानी कि 2026-27 के वित्तीय वर्ष तक केवल और केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन चलेंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अगला है हाल ही में किसने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 वितरित किया?
तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 है, इसको वितरित किया है नितिन गडकरी ने। देखिए हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और सड़क संपत्तियों के रखरखाव में लगे जो हितधारक हैं और कंपनियां हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया। और ये उत्कृष्टता पुरस्कार 2018 में गठित किया गया था और 9 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। 9 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? देखिए इन श्रेणियों में परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता, राजमार्ग सुरक्षा में उत्कृष्टता, टोल प्रबंधन में उत्कृष्टता, संचालन और रखरखाव में उत्कृष्टता, नवाचार, हरित राजमार्ग में उत्कृष्टता और चुनौतीपूर्ण स्थिति में उत्कृष्ट कार्य, पुल निर्माण और सुरंग निर्माण शामिल हैं। अगला है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच में चौथा सिनर्जी सम्मेलन आयोजित किया गया? तो देखिए जो चौथा सिनर्जी सम्मेलन है, ये अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में सबसे खास बात रही कि इस सम्मेलन में अग्निपथ योजना पर विचार विमर्श और अग्निवीरों के लिए वेतन और भत्तों के लिए एक प्रणाली के त्वरित कार्यान्वयन के लिए समय सीमा मुख्य एजेंडा था। 11वां प्रश्न की हाल ही में सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कितना जुर्माना लगाया? तो देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई पर सेबी ने 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, जिसको सेबी कहते हैं, SEBI, इसको अंग्रेजी में फुल फॉर्म में कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी ने 2015 के डार्क फाइबर मामले में भारी जुर्माना लगाया है, जिसमें कुछ दलालों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाते हुए अपनी कॉलोकेशन सुविधाओं के लिए तेजी से कनेक्टिविटी प्राप्त की। और देखिए इसके साथ ही सेबी ने एनएसई की यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी चित्रा रामकृष्ण, इन पर भी 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि इन्हीं की उपस्थिति में जो है ये सारे घोटाले हुए थे। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने काशी यात्रा योजना शुरू की? देखिए काशी यात्रा योजना सुनते ही लोगों के नाम में पहले दिमाग में पहले योगी जी का नाम आएगा। खैर देखिए यूपी में काशी यात्रा की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए काशी तो बहुत नज़दीक है, लोग मतलब 300-400-500 रुपये खर्च करके पहुँच जाते हैं। तो कर्नाटका सरकार ने सोचा कि हम भी जो है काशी यात्रा योजना लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमारे लोग जो है इतनी दूर कैसे जाएंगे, उनको कुछ फंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए काशी यात्रा योजना जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसकी तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान करेगी। यानी कि कोई भी श्रद्धालु अगर काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा तो उसको जो है 5,000 रुपये की सहायता मिलेगी। ये चीज़ याद रखेगा, और ये कर्नाटक सरकार सुविधा दे रही है काशी यात्रा योजना के अंतर्गत। देखिए कर्नाटक सरकार की और भी योजनाएं हैं। एक योजना इसकी है वुमन एट वर्क कार्यक्रम, दूसरा है विनय समरस्य योजना, तीसरा है फ्रूट सॉफ्टवेयर योजना, चौथा है जनसेवक योजना और पांचवा है जन स्पंदन योजना। तो ये पांचों योजनाएं भी जो है कर्नाटक की योजना है, और एक नई योजना काशी यात्रा है। कुल मिला के आपके 6 प्रश्न आपके तैयार हो गए, कौन सी योजना किस राज्य की है। अगला कि हाल ही में अंबिका राव का निधन हो गया, वो क्या थी? तो देखिए अंबिका राव एक मलयालम अभिनेत्री थी, फोटो इनकी यहाँ पे लगी हुई है। देखिए जो आपकी ये मलयालम अभिनेत्री और सहायक निर्देशक अंबिका राव थी, इनका 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने सन 2002 में बालचंद्र मेनन के द्वारा अभिनीत फिल्म कृष्णा गोपाल कृष्णा के साथ सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया था, और इन्होंने सन 2000 की शुरुआत में एक सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में कदम रखा था, याद रखेगा। अगला कि भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख स्पॉन्सर यानी कि प्रायोजक कौन है? तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख स्पॉन्सर यानी कि प्रायोजक हैं अदानी स्पोर्ट लाइन, ठीक है। और देखिए इसके बारे में अपडेट क्या है। देखिए हाल ही में अडानी समूह की खेल शाखा अडानी स्पोर्ट लाइन ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक दीर्घकालिक प्रमुख प्रयोजन समझौता किया है। और आपको बता दूं इस समझौते के अनुसार आगामी अडानी समूह जो है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2002, हांगजो एशियाई खेल 2022 और पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक स्पॉन्सर यानी कि भागीदार होगा। और देखिए इससे पहले ये समूह जो आपका है अदानी ग्रुप, ठीक है, अदानी स्पोर्ट लाइन, ये समूह 2021 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान भारतीय दल से जुड़ा था। और 15वां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया, जो कि भारतीय तटरक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत का रक्षा मंत्रालय है,
इसने जो है पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया है, जो कि भारतीय तटरक्षक बल हेतु एक स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। देखिए ये मॉड्यूल जो है ये रक्षा लेखा विभाग के तत्वाधान में विकसित किया गया है और वेतन लेखा कार्यालय तटरक्षक नोएडा द्वारा संचालित किया जाएगा इसको। देखिए जो आपका ये पद्मा यानी कि पेरोल ऑटोमेशन नाम का सुविधा है, तो पद्मा के लॉन्च होने से डिजिटल इंडिया विजन की अवधारणा को मजबूती मिलेगी और साथ ही ये एक आत्मनिर्भर भारत का पहला है, क्योंकि पूरे मॉड्यूल को डोमेन विशेषज्ञों के द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय उद्यमियों ने डिजाइन और विकसित किया है। और 16वां प्रश्न आज का है कि नवीनतम लैंसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम किस देश में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो देखिए भारत में टोटल 20,000 लोगों की हर साल जान बच सकती है अगर वो हेलमेट लगाएं या फिर कम स्पीड में गाड़ी चलाएं। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए हाल ही में जो अध्ययन किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, लैसेंट के द्वारा। तो इस अध्ययन में बताया गया है कि 4 प्रमुख जोखिम कारणों जैसे कि तेज गति यानी कि हाई स्पीड में गाड़ी चलाना और नशे में गाड़ी चलाना, क्रैश हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट का उपयोग न करना पर ध्यान केंद्रित करने पर जो है क्या होगा, दुनिया भर में 13.5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में से 25% में से 40% तक जो है रोक लग सकती है। तो इसको याद रखिएगा। और नवीनतम रिपोर्ट में यानी कि लेसेंट की रिपोर्ट में ये जो सबसे खास बात बताई गई है कि वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम से, यानी कि भारत में अगर केवल हाई स्पीड गाड़ियां जो चलती हैं उनकी स्पीड कम कर दी जाए तो भारत में सालाना लगभग 20,000 लोगों की जान बच सकती है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है, बताइए। और अगला कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ये प्रश्न का उत्तर तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है उसका नाम, नया नाम क्या हो गया है, क्योंकि ये जितने भी नाम बदलते हैं वो प्रश्न एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अगला एक क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। दीर्घ का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है ये कब मनाया गया, तो ये 29 जून को मनाया गया है। दूसरा था कि जियो इन्फोकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो देखिए इनका नाम है आकाश अंबानी। और तीसरा था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 जून को मनाया जाता है। और चौथा था कि राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 जून को मनाया जाता है। पांचवा था कि हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में दीमापुर शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो देखिए राज्य है नागालैंड। और देखिए आप सभी की डिमांड पर मैंने अर्धवार्षिक अंक का पीडीएफ तैयार कर दिया है, जिसमें जनवरी से लगाए जून तक के टोटल 1800 करंट अफेयर आपको मिलेंगे। तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं और पूरे 6 महीने के पीडीएफ को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं केवल 55 रुपये में। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें देखिए पूरे डिटेल में सारे करंट अफेयर को मैंने जो है इसमें कलेक्ट किया है, यानी कि आपका एक भी पॉइंट कोई भी छूटने वाला नहीं है। और 6 महीने का रिवीजन मतलब हो गया कि देखिए किसी भी परीक्षा में आजकल पिछले 6 महीनों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में जितने भी करंट अफेयर थे सब डिटेल में मैंने बताया इस वीडियो में, पीडीएफ में। तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है।